हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सेक्शन 304 बी। ये एक ऐसा घृणित अपराध है जो महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए बनाया गया था, उनकी रक्षा के लिए, उनको उनकी मृत्यु के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए। सेक्शन 304 बी जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एक ऐसा घृणित अपराध है जो कि गैर जमानती होता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसको समझाऊंगी कि सेक्शन 304 बी होता क्या है, सेक्शन 304 बी में पनिशमेंट क्या है, सज़ा क्या मिलती है, सेक्शन 304 बी में किसके ऊपर ये लगता है ये सेक्शन, और इसे कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, परिभाषा क्या है, और क्या आपको इस सेक्शन के अंतर्गत किसी वकील की आवश्यकता पड़ सकती है या आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं। और एक छोटा सा निष्कर्ष। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सेक्शन 304 बी से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसका उत्तर आपको हाल फिलहाल में मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर मैं ना दे पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो सेक्शन 304 बी क्या है? सेक्शन 304 बी, कोई भी विवाहित महिला अगर उसकी मृत्यु कारित की जाती है, उसकी मृत्यु कारित करने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मानसिक और शारीरिक रूप से अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु कारित होती है उसके पति और उसके पति के नाते रिश्तेदारों द्वारा, तो वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 304 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 304 बी में दहेज मृत्यु ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए तो इतने सारे कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन सेक्शन 304 बी की क्या जरूरत पड़ी? किसी भी महिला को दहेज की मांग की गई, बहुत लोग होते हैं, बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो सहती रहती हैं, मार पीट सहती रहती हैं, गाली गलौज सहती रहती हैं, ससुराल में पड़ी रहती हैं, ये सोच के कि समाज में अगर मैं अपने पति का घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर चली गई तो मेरे माँ बाप के ऊपर लोग तरह तरह की बात करेंगे कि अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आके बस गई, इसलिए नहीं जाती हूँ। लेकिन पति के घर वाले उसका एक एक दिन जीना दूभर कर देते हैं। किस लिए? दहेज की मांग करके। वो दहेज में क्या मांग सकते हैं? हो सकता है कि कैश मांगे, गाड़ी मांगे, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दहेज अब इतना घृणित शब्द है, इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी बनाया गया 1961, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर डर नहीं है और वो इस तरीके का कृत्य करते हैं। कितने लोग तो दहेज की मांग करते हैं और दहेज की मांग करते हुए ना मिलने पर, बार बार मांगने पर ना मिलने पर मारना पीटना तक अपनी पत्नी को शुरू कर देते हैं, अपनी बहू को मारना पीटना तक शुरू कर देते हैं, और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के या छत से गिरा के या किचन में सिलेंडर का वो पाइप काट के उसको मार डालते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे देश में। बहुत सारे केस जब फाइल होने लगे वधू पक्ष की तरफ से, तो इसलिए अमेंडमेंट करके सेक्शन 304 बी बनाया गया और हमारे कानून के अंतर्गत महिलाओं को दहेज मृत्यु जैसा ये घिनौना अपराध देखते हुए हमारे कानून में इसको जोड़ा गया कि महिलाओं को मरने के बाद भी उनको सज़ा, उनके अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, और ये ज़रूरी भी था। एक डर बनाना बहुत ज़रूरी है वर पक्ष की तरफ, जो पति हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कि आप मांग रहे हैं। एक मांग एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन जब वो मांग ऐसी हो जाए कि कोई व्यक्ति अपना शरीर ही त्याग दे या आप उसकी हत्या कर दें कि इनको मार के मैं दूसरी वाली से शादी करूंगा, दूसरी स्त्री से शादी करूंगा, तो उससे मुझे दहेज
इनसे ज़्यादा मिलेगा, पहली वाली से दहेज ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा कृत्य वो दोबारा ना करें, इसके लिए दहेज मृत्यु प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया कि एक अपराधी को जेल में रखा जाए, ना कि बाहर रखा जाए। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या होता है, दहेज मृत्यु में बता रही थी, माफ़ी चाहती हूँ। दहेज मृत्यु सेक्शन 304B, इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विवाहित महिला को मृत्यु कारित करता है तो उसे 7 साल की सज़ा होगी या आजीवन कारावास से वो दंडित किया जाएगा। ये एक ऐसा अपराध है जो कि गैर जमानतीय होता है और पुलिस को इसके लिए किसी भी तरीके की वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपको कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। ज़मानत इसमें नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस देखते हुए आपको ज़मानत मिल सकती है। अब एक हाल ही का केस है, मीरा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। ये क्रिमिनल मिसलेनियस एक्ट नंबर 346402 2021 का ही केस है, जिसमें माता पिता को अग्रिम जमानत दे दी गई। इसलिए दे दी गई क्योंकि वो पति पत्नी के साथ नहीं रहते थे, सास ससुर, वो लोग दूसरे घर में रहते थे, और जिस घर में पत्नी अपने पति के साथ रहती थी वहाँ पे उस विवाहित स्त्री की मृत्यु कारित हुई थी, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। ऐसा नहीं है कि ज़मानत नहीं मिल सकती है, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए भी यहाँ पे ज़मानत दे दी जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो में आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सेक्शन 304B में एक वकील की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसमें आप अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी अदालत में। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको यूज़फुल, बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।